हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज एक नया लेक्चर की शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में ये क्लास 12 का चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। इसमें आज हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज ये हम लोग देखने वाले हैं। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत विद्युत आवेश का, इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन के उन गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसके कारण कोई वस्तु आवेशित होता है अथवा आवेशहीन की अवस्था में वो रहता है। यानी हम लोग इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के किस हरकतों के कारण या किस एक्टिविटी के कारण कोई भी वस्तु आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसका एक ग्राफ है, उसको बना लिया जाए तब आगे बढ़ा जाएगा। तो ये है पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। ये पदार्थ का एटम है। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी पदार्थ हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी आकार का हो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और यही परमाणु का फिगर है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। तो इसी को थ्योरी के तौर पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इससे कोई वस्तु आवेशित हो जाता है और इसी की वजह से कोई वस्तु बिना आवेशित का रहता है। तो चलिए देखते हैं इसे थ्योरी के तौर पे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे उन गतिविधियों को देखना है। इस टॉपिक में हमें इलेक्ट्रॉन के उन गतिविधियों के बारे में जानना है जिसके कारण कोई वस्तु आवेशित अथवा आवेशहीन रहता है। ठीक है, चूंकि जगह कम है, यहाँ पे मैंने परमाणु का जो फोटो बनाया हुआ है, फिगर जो बनाया हुआ है, अब इसको हटा नहीं सकते हैं पूरे चैप्टर में। ये पूरा जितना टॉपिक मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें इसको मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि बार बार इसका फिगर बनाना टफ है और विदाउट फिगर समझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इतनी दूर में हमें ये पूरे लेक्चर को लेना होगा आज। चलिए क्या लिखेंगे कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहा जाता है।
ठीक है। सभी पदार्थ एक बहुत ही सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। यही वो परमाणु का फिगर है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एक साथ कंबाइन में जुड़े हुए रहते हैं। और इसके बाहरी अक्ष में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है। अब हम ये देखना है कि परमाणु क्या चीज से बना हुआ है। तो परमाणु भी मूलतः 3 मूल बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 मूल बिंदुओं से मिलकर परमाणु भी बना हुआ है। यानी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु खुद बना हुआ है 3 बेसिक, उसमें 3 ही ये मूल बिंदुएं होती हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं परमाणु में। ठीक है ना। तो परमाणु भी मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। परमाणु भी मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम परमाणु देखें, ये हमारा परमाणु है, हम लोग जिसे एटम बोलते हैं, एटम, ये मुख्यतः 3 बिंदुओं से मिलकर, 3 कणों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरी होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन विद्युत आवेश के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज में होता है, पॉजिटिव आवेश इस पे होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट्स हैं, प्रोटॉन के कुछ पॉइंट्स हैं और न्यूट्रॉन के कुछ पॉइंट्स हैं। हम लोग देखेंगे इसको बारी बारी से कि इलेक्ट्रॉन में क्या क्या पॉइंट्स है, जिसे हम लोग को याद रखना चाहिए। एग्जाम में वो पूछता है फ्रीक्वेंटली के साथ, एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये ऋण आवेशित होता है, ये ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। दूसरी चीज, ऋण आवेशित होता है, इस पे जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होता है, कितना कूलम आवेश होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, इसको ऐसे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमेशा चार्जलेस होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। इसको ये ऋण आवेशित होता है। आवेश उसका आवेश का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मास कितना होता है, मास यानी द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। यहां पे हमने ग्राम में लिया है यूनिट। ठीक है। तो ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किया था जे थॉमसन ने इसका खोज किया था।
ठीक है ना, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक धनावेशित होता है, धनावेशित, धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन के एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1 प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसे जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन का मास हो गया। प्रोटॉन का मास निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोटॉन का देखना है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, किसने इसको खोजा, इसका नामकरण प्रोटॉन का किसने दिया था। तो इसका दिया था, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पे हमें देखना है न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे मिटाते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आवेशलेस होता है, यानी आवेशहीन होता है। ये आवेशहीन होता है, इस पे कोई आवेश इसका नहीं होता है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अगर इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने किया था। चैडविक ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो ये तरह हमारे परमाणु में जो मूल कण है उनके बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए देखें आगे इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है इसमें। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, हम लोगों ने ये मैंने जो इस पे परमाणु का जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है नाभिक के अंदर है, ठीक है ना, दोनों नाभिक के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों तरफ अपने एक ऑर्बिट में, यानी एक कक्षा में, जिसको हम लोग कक्ष कहते हैं, इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है चारों तरफ, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो चीज दिखाई दे रहा है हमें, वो सिंपली उसे लिखना है ताकि एग्जाम में जब आए तो उसे अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं तथा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ये दोनों परमाणु के नाभिक में स्थिर रहते हैं। मतलब कहने का है कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होके रहते हैं, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ परमाणु के नाभिक के चारों तरफ अपने कक्ष
कक्ष में चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट, इसमें हम लोग का दूसरी पॉइंट क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, और ये दोनों मिलके परमाणु के नाभिक में अवस्थित रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है वो ये इन दोनों के आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस पे तो क्या है, आवेश के, इस पे क्या है, न्यूट्रॉन जीरो है, आवेश लेस है, इस पे कुछ है नहीं, जीरो नहीं कहा जाएगा, आवेश लेस है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। मतलब ये निकल रहा है कि जो हमारा परमाणु का नाभिक होगा वो धन आवेशित होता है। तो लिखेंगे इसे कि प्रोटॉन के धनावेशित तथा न्यूट्रॉन के आवेशहीन होने के कारण, न्यूट्रॉन के आवेशहीन होने के कारण न्यूक्लियस यानी नाभिक, कारण परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। बहुत ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, इसे बारीकी से देखना है। ठीक है, तो यहां तक तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाना होगा हमें। आइए देखें क्या है कि हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो उसके परमाणु का मूल कण में हम लोगों ने देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। यानी हम लोग इसे लिखेंगे कैसे कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धनावेश के बराबर ऋण आवेश होता है, जिसके कारण यह दोनों यानी इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर, धन आवेश जितना उसमें धन आवेश होता है, धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है, जिसके कारण यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप वस्तु अनावेशित या आवेशहीन रहती है। ठीक है ना। कोई भी वस्तु अगर उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पे जितनी ऋण आवेश होगी प्रोटॉन पे उतनी ही, इलेक्ट्रॉन पे जितनी ऋण आवेश होगी प्रोटॉन पे उतनी ही धन आवेश होता है। और इन दोनों के आवेश परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु जो है वो आवेशहीन रहता है, यानी वस्तु जो है वो आवेशहीन अवस्था में रहता है। ठीक है। आइए यहां पे देखें, ये जो हमारा
ये जो हमारा परमाणु का ये जो फिगर है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में हैं और बहुत मजबूत बॉन्ड के साथ, बहुत मजबूत बंधन के साथ एक जगह कंबाइन है। मगर इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पे बाहरी कक्षा में अपने ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, लिखेंगे कि नाभिक के चारों तरफ कह रहा है कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत कमजोर कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहा जाता है कि किसी वस्तु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम एनर्जी, जितनी न्यूनतम एनर्जी चाहिए उसे कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे आगे लिखवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कमजोर कार्यफलन के साथ जुड़ा होता है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वस्तु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से बहुत कमजोर कार्यफलन के साथ यानी बहुत कमजोर बंधन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। इसको जब भी हम किसी दूसरे वस्तु के पास लेके जाएंगे जिसका कार्यफलन मजबूत होगा, उसके संपर्क में जाएगा, जाते ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा तो दोनों वस्तुओं पे आवेश डेवलप हो जाएगा, मतलब आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर धन आवेश डेवलप होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिससे जाएगा उस पर धन आवेश, और जिसमें जाएगा उस पर ऋण आवेश डेवलप होगा। चलिए इसे आगे लिखते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस बॉडी पे धन आवेश होता है और किस पे ऋण आवेश होता है। तो लिखेंगे कि जिस बॉडी से, लिखेंगे कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित तथा जिस वस्तु पे जाकर मिल जाता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा उस पर धनावेश, और जिस वस्तु के जाके मिल जाएगा उस पर ऋण आवेश। सपोज दैट हमारे पास एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, और एक वस्तु वहां यहाँ पे है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आया हमारा तो इस पे धन आवेश, और इस पे आया तो इस पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। एक पॉइंट इसमें है, चूंकि स्थानांतर केवल इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, प्रोटॉन का नहीं हो रहा है। यानी जब ये किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आ रहा है तो स्थानांतरित यानी केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कहते हैं अपना नाभिक में बने हुए हैं। तो जो आवेश डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है ना। उसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है एवं प्रोटॉन अपने नाभिक में ज्यों का त्यों
बना रहता है। अतः वस्तु के आवेशित होने का जो उत्तरदायी है, अतः वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। ठीक है, कि जब दो वस्तुओं को हम लोग आपस में आकर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने आउटर सेल से निकल के दूसरे वस्तु पे चला जाता है। इलेक्ट्रॉन के जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जब ट्रांसफर होता है तो पहले वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश डेवलप होता है, दूसरे वस्तु पे ऋण आवेश डेवलप होता है। और ये आवेश उत्पन्न होने का जो सारा कॉज है, जो सारा कारण है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आवेशित होने के लिए, किसी भी वस्तु को आवेशित होने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा है? केवल इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन नहीं है। बहुत मार्केबल चीज है, बात बोल रहा हूं मैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित होने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा है? केवल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, प्रोटॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसके वजह से कुछ द्रव्यमान में तो कमी आएगी ही आएगी, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है ना? इलेक्ट्रॉन का अभी हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है या स्थानांतरित होता है तो उनके द्रव्यमान में भी कुछ कमी और अधिकता होती है। यानी हम लोग लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है तो आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी या अधिकता होती है। या हम यूं कहें कि आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान घटता या बढ़ता है, यानी वैरी कर रहा है। यहाँ पे इसी बात को लिख रहे हैं। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है तो आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान घटता या बढ़ता है। द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे है, ये एक वस्तु है और एक यहाँ पे है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज दैट इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना है? आवेशित, ये भी अनावेशित, ये भी अनावेशित। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो जब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास जो नया भी जो
वस्तुओं का जो आवेश डेवलप होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे अब 5 इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पे चूंकि ये आ गया है तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी और मगर इस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होगा निगेटिव चार्ज। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव आवेशित होता है यानी धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋण आवेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका इलेक्ट्रॉन घट जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका द्रव्यमान कम हो जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यानी कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब द्रव्यमान कम हुआ, तो ये और इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा यानी द्रव्यमान बढ़ा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़त होती है यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जिसकी, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है उसका द्रव्यमान घट जाता है। एक पॉइंट और यहाँ से निकल रहा है हमारा, क्या निकल रहा है कि धन आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है और ऋण आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा होता है, यानी जो वस्तु धन आवेशित होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है। यहाँ से एक और पॉइंट, जो वस्तु धनावेशित होता है धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान घटता है, ठीक है, तथा जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसकी द्रव्यमान बढ़ जाती है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा तो द्रव्यमान कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ा तो द्रव्यमान ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा द्रव्यमान कम, ठीक है ना। तो यहां से कुछ और चीज हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग कुछ और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, दो वस्तुएं हैं हमारी, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आया, यहां पे आया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला मतलब इसका द्रव्यमान कम हुआ। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखेंगे। पहला कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया, ए जो है बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, तो वस्तु में जो लेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, अगर इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी यानी वो कुछ इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे से कर्ज लिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी बड़ी है, तो बड़ी है मतलब उस पर ऋण आवेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ऋण आवेशित, प्रोटॉन की संख्या कम तब भी ऋण आवेशित, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बड़ा होगा ऋण आवेशित हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कम है तो ऋण आवेशित। दूसरा पॉइंट, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कम द्रव्यमान बढ़ता है, यानी प्रोटॉन के सेंस में अगर
क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर किसी वस्तु का प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, तो जब कम का बात करेगा तो ऋण आवेशी, प्रोटॉन के सेंस में ये और इलेक्ट्रॉन के सेंस में ये, ठीक है ना। ठीक इसी तरह दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देंगे, लिखेंगे क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या छोटा है और प्रोटॉन की संख्या से सही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसमें जो है ये जो इस बॉडी की, इसमें देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन चली गई तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा तो ये धनावेश हो जाएगा, धनावेशित होगा, धनावेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये इसका द्रव्यमान क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खोया है तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। और यही चीज इसमें भी है, धनावेशी, यहाँ पे भी अपना देख लेना है, और इसी में द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन, थर्ड है कि अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया प्रोटॉन से तो वस्तु का क्या होगा, आवेशहीन होगा वस्तु, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सही है। चलिए इसमें है एक और पॉइंट है कि क्या कि किसी भी वस्तु पे, कोई भी वस्तु है अगर उस पे आवेश है, ठीक है, तो उसका परिमाण हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, मतलब इंटीजर के सेंस कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, इसी फॉर्म में। या तो आपका सपोज दैट अगर किसी पे अगर चार्ज डेवलप है उस पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या -1 इलेक्ट्रॉन होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होगा इंटीजर, ये काउंटिंग के फॉर्म में होगा जब होगा तब, ठीक है ना। तो किसी भी आवेशित वस्तु पे किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण कितना होता है, परिमाण Q = NE होता है। किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है उसका जो परिमाण होता है, जहाँ पे n = +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। और E क्या है, ये चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम है, ठीक है ना। यानी किसी भी वस्तु पे आवेश का जो मान होता है, परिमाण होता है, वो Q = NE होता है। अब यहाँ पे n से हम कुछ भी रख दें, n = 1 रखा तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर -1 रखा तो -1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसी फॉर्म में आवेश होगा, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं लिख के, और एक कार्यफलन क्या है वो बता के इसको, इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। क्या है कि जब कांच की नली को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण किया जाता है तो कांच की नली पर धनावेश एवं रेशम के
कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब कांच के नली को किसी भी रेशम के कपड़ा सिल्क का कपड़ा हो, जब कांच की नली को किसी भी सिल्क के कपड़ा है जिसे रेशम हम लोग बोलते हैं, अगर उसको रगड़ा जाए तो कांच पे हमेशा धनावेश डेवलप होता है और रेशम के कपड़े पे ऋणावेश डेवलप होता है। ठीक है ना, ये कांच की हमारी नली हो गई। ठीक है, ये हमारी कांच की नली है और इसको अगर रगड़े जाए, इस पे रेशम के कपड़े पे रगड़े, हम इसको रगड़े, ठीक है, ये अनावेशित है, अनावेशित नली है, ये अनावेशित कपड़ा है ये। ठीक है, जब इसे रगड़ेंगे हम तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस सिचुएशन में अब हमें जो मिलने वाला है ये हमारा पॉजिटिव मिलेगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जो रेशम का जो कपड़ा है ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ऐसे इस तरह के होगा। ठीक है ना, ये आवेशित कांच का नली हो गया और ये आवेशित नली है ये, और ये आवेशित कपड़ा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, मगर जब कांच के नली को फलालेन एक जो हम लोग ठंडी में कंबल ओढ़ते हैं ना, उसी तरीके से एक कपड़ा आता है फलालेन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जब कांच की नली को फलालेन के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की नली पे ऋण आवेश डेवलप होता है और फलालेन के कपड़े पे धन आवेश डेवलप होता है। मेन पॉइंट ये लिखवाना था हमको, क्या है कि जब कांच की नली को फलालेन के कपड़े से घर्षण कराया जाता है तो जब कांच के नली को फलालेन के कपड़े पे घर्षण कराया जाता है तो कांच की नली पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कांच की नली है, इसको हम फलालेन के कपड़ा से हम अगर रगड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिवर्स, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेवलप हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है निगेटिव। और इस सूरत में जब ये हमारा नया ये जो होगा ये निगेटिव 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 निगेटिव, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह। ठीक है ना, ये कांच की नली है और ये फलालेन है, इसको हम सिंपली लिखते हैं नली, इसको लिखते हैं फलालेन। ये है नली और ये है फलालेन। ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर नहीं, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये एक पॉइंट और लिखवाना है इसमें, क्या कि कार्यफलन क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें लिखवाना है एक पॉइंट लास्ट में, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी
ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं। ठीक है ना। पदार्थ की किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहा जाता है। ठीक। इसमें एक पॉइंट और है कि कमजोर कार्यफलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर मजबूत कार्यफलन वाले वस्तु से मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका टोटल विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हुआ कंप्लीट। यहाँ पे आवेश पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए जितना मैंने पढ़ाया है इसे बार बार देख के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।